राष्ट्रवाद के उदय में लॉर्ड लिटन नामक गवर्नर जनरल की प्रतिक्रियावादी नीतियां बहुत हद तक उसी प्रकार जिम्मेदार थी जिस प्रकार से हमने 1857 के गदर से पहले लॉर्ड डलहौजी की प्रतिक्रियावादी नीतियों को देखा था। लॉर्ड डलहौजी की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीय जनता के हर तबके के असंतोष को वो चिंगारी प्रदान कर दी थी कि गदर रूपी विस्फोट ईआईसी के सामने आकर खड़ा हो गया था। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद को बिल्कुल अपरिहार्य बना दिया था। राष्ट्रवाद की चेतना जो अभी तक सुषुप्त थी, निष्क्रिय अवस्था में थी भारतीय जनमानस के अंदर, वो किस प्रकार से उभरकर सामने आती है। लॉर्ड लिटन जिसका शासनकाल है 1876 से लेकर 1880, आइएगा देखते हैं। लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल, इसकी विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों ने आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, स्पेशली इस संदर्भ में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब ये कुछ चीजें इस तरह की हैं जिन्होंने बिल्कुल आवश्यक बना दिया था इस तरह की नीतियों को। लॉर्ड लिटन जिसका शासन काल हमें गवर्नर जनरल के रूप में जो शासन काल है लॉर्ड लिटन का, वो है 1876 से लेकर 1880। और इसके बाद जो गवर्नर हमारे सामने आता, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, जिसको भारतीयों का उदारवादी मित्र भी कहा जाता है, उसका शासनकाल अगले 4 साल यानी कि 1880 से लेकर 1884। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अपना एक नोट है। काफी अच्छी बात कही है आपने कि कभी कभी बुरे शासक की जो नीतियां होती है वो राजनीतिक, या कभी कभी बुरे शासक जो होते हैं या उनकी जो नीतियां होती है वो किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक प्रगति के विकास में बेहद सहायक सिद्ध होती है। असल में लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीय शिक्षित समुदाय में या उनके जीवन में एक नई लहर फूंक दी थी, और ये लहर इस तरह की थी जो कई वर्षों के आंदोलन से भी संभव नहीं थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक कथन यहाँ पर बड़ा आवश्यक है, उसे देखिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का क्या कहना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि कभी कभी बुरे शासक राष्ट्र की प्रगति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सहायक सिद्ध होते हैं। उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियां, इस तरह के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियां राष्ट्र के जीवन में नई चेतना की लहर फूंक देती है, नई चेतना की लहर फूंक देती है, जो कि वर्षों के आंदोलन से भी संभव नहीं हो पाती है। क्लियर है। ये कथन किसका है। ये कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कथन लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के संदर्भ में कहा है। अब लॉर्ड लिटन की ये प्रतिक्रियावादी नीतियां थी क्या। देखो, पहली नीति थी, आपने आईसीएस भर्ती परीक्षा
की आयु में कमी कर दी थी। ये बहुत बड़ी बात थी। भारतीय लोक सेवा आयोग या भारतीय जो लोक सेवा भर्ती परीक्षा थी जो लंदन में आयोजित होती थी, उसको लॉर्ड लिटन ने 1876 में उसकी जो सम्मिलित होने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। आप लोग सोचिएगा कि इतनी छोटी उम्र में किसी भारतीय का विदेश में जाकर परीक्षा में बैठ पाना पॉसिबल नहीं था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो संगठन था इंडियन एसोसिएशन, उसने इसके विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया था। सरकार को मजबूर होकर पुनः आयु सीमा पूर्ववर्ती तौर पर बढ़ा दी थी। अब आप सोचिएगा, आयु में कमी करी, लेकिन हुआ क्या कि 1876 में ये कमी करी लॉर्ड लिटन ने। ठीक 1876 में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लिटन ने। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, ताकि भारतीय इस परीक्षा में ना सम्मिलित हो सकें। भारतीयों को आईसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सके। सम्मिलित होने से रोकना, ये स्पष्ट उद्देश्य था। याद रखिएगा किसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी, ब्रिटेन की सरकार का। अब आप आगे देखिएगा, इस नियम के विरुद्ध में, इस आदेश के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनका जो संगठन था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, यद्यपि मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय स्तर का एकमात्र राजनीतिक संगठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का 1876 में में जो संगठन था इंडियन एसोसिएशन था। अखिल भारतीय स्तर का कांग्रेस की स्थापना से पहले का राजनीतिक संगठन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश के विरोध में, इस आदेश के विरोध में, याद रखना, आंदोलन चलाया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला, ब्रिटिश सरकार को झुककर पुनः प्रवेश की आयु याद रखिएगा, पुनः प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। इसी प्रकार की दूसरी जो प्रतिक्रियावादी नीति थी इसकी लॉर्ड लिटन की, वो थी 1877 में, जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था और लगभग आधा भारत अकाल की चपेट में आ चुका है। उस समय 1877 में दिल्ली के अंदर महारानी विक्टोरिया ने जब भारतीय साम्राज्य क्वीन ऑफ इंडिया की उपाधि धारण करी, तो उसके उपलक्ष्य में आपने दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया था, जिसको लेकर एक बड़ा शानदार एक शीर्षक छपा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। और आप सोचेगा, जिस समय दक्षिण भारत में इतना भयानक अकाल पड़ा, हजारों लोग अकाल ही मौत के मुंह में समा रहे हैं, उस समय आपने ये शाही दरबार का आयोजन किया। तब कलकत्ता के समाचार पत्र ने ये कथन लिखा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पुनः एक लेख लिखा
कि यदि एक स्वेच्छाचारी वॉइस रॉय की प्रशंसा के लिए जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस 1877 के दरबार में, देश के राजा, अमीर, उमराओं, सरदारों को एकत्रित किया जा सकता है, तो फिर देशवासियों को भी न्याय संगत अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठित क्यों नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? लाखों लोग इस समय अकाल के मुंह में समाये। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस स्थिति में जबकि अन्न का एक दाना मयस्सर नहीं हो रहा था भारतीयों को, ब्रिटिश सरकार ने भारत से 80 लाख पाउंड गेहूं इंग्लैंड को निर्यात किया था। क्लियर है? आप इस बात से ही आइडिया लगा सकते हैं। तो जो दूसरी नीति आती है आपकी, वो आती है 1877 का दिल्ली शाही दरबार का आयोजन। अब कुछ की फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वो दौर था जब दक्षिण भारत अकाल की चपेट में है। दक्षिण भारत, लाखों लोग अन्न की कमी के चलते अकाल मौत को प्राप्त हुए। क्लियर? इस दौर में भी भारत की सरकार ने इंग्लैंड को 80 लाख पाउंड गेहूं का 80 लाख पाउंड गेहूं का निर्यात किया था। अब आप सोचिए कि भारत देश आपका है, अकाल आपको पड़ रहा है, कहां के लोगों को ज्यादा जरूरत थी इस अन्न की। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इन सब चीजों से मतलब नहीं था। वो दे वर वेरी क्लियर, क्लियरिटी ऑफ देयर थॉट और विजन ये बहुत शार्पन लेवल का था कि हमें सिर्फ अपने को देखना है, अपने राष्ट्र को देखना है। और इसी टाइम पर इस व्यक्ति ने, जिसको आप लॉर्ड लिटन कह रहे हैं, महारानी विक्टोरिया के इंडियन क्वीन यानी कि भारतीय साम्राज्ञी इंडियन क्वीन यानी कि भारतीय साम्राज्ञी की उपाधि धारण करने की खुशी में दिल्ली में 1877 में शाही दरबार का, आप समझिएगा इस चीज को, शाही दरबार का आयोजन किया लॉर्ड लिटन ने। और जब दरबार का आयोजन किया तो पक्की बात है कि भारतीय राजे, महाराजे, सरदारों, नवाबों, इनको बुलाया गया। तब तंज कसा था कि एक स्वेच्छाचारी वॉइसरॉय की प्रशंसा के लिए यदि आप लाखों रुपया लुटाकर देश भर के लोगों को एकत्रित कर सकते हो, तो फिर देशवासियों को न्याय संगत ढंग से स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए, अपव्यय को रोकने के लिए, इस तरह के वैभव के भोंडे प्रदर्शन को रोकने के लिए संगठित क्यों नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो आगे देखिएगा, इसी संदर्भ में आपको मैं कह रहा हूं कि कलकत्ता के एक अखबार ने लिखा, इस दरबार के आयोजन पर जब रोम जल रहा था तब
नीरो बांसुरी बजा रहा था। क्लियर? ये कथन है कलकत्ता के एक समाचार पत्र का। और आप फिर यहां पर समझिएगा इस बात को, इसी संदर्भ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फिर दोबारा एक बड़ी अच्छी कथन कही कि एक स्वेच्छाचारी वायसरॉय की प्रशंसा में लाखों रुपए का आयोजन मौत के तांडव के दौरान करके देश भर के राजाओं को एकत्रित किया जा सकता है। तो देशवासियों को स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संगठित क्यों नहीं किया जा सकता है? संगठित क्यों नहीं किया जा सकता है? आप सोचिएगा ये कथन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के प्रश्न जब आपके सामने आते हैं कि ये कथन किस संदर्भ में, किस घटना के संदर्भ में, किस घटना के आयोजन के संदर्भ में किसने कहा है, तब फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है। ये कथन है, याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। अब आप सोचिए भारतीय जनमानस के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर इन घटनाओं का पड़ा होगा। वो बिल्कुल समझ होंगे कि वास्तव में सही बात है, जहां हजारों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, आप इस तरह का भोंडा प्रदर्शन कर रहे हो अपने शान शौकत के प्रदर्शन के लिए। एक अगली जो नीति थी वो थी 1878 के अंदर अफगानिस्तान पर आक्रमण करना। लॉर्ड लिटन ने साम्राज्यवादी नीति का परिचय देते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। सही बात है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ अफगानिस्तान युद्ध का। 2 करोड़ स्टर्लिंग की राशि आपने व्यय कर दी और ये निर्धन जनता से वसूला। क्लियर? नो डाउट कि जब इस तरह का जब बैटल टैक्स, वॉर टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा तो फिर जनता में काफी असंतोष पनपेगा। तो आप दूसरी जो नीति है इन सज्जन की वो है अफगानिस्तान युद्ध 1878 में 2 करोड़ स्टर्लिंग का व्यय करके अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। और ताज्जुब है कि यह आक्रमण भी असफल रहा। तो स्वाभाविक है कि जो ये 2 करोड़ स्टर्लिंग जो खर्च किए ये किससे थे? युद्ध व्यय के रूप में भारतीय जनता से वसूले गए। युद्ध व्यय के रूप में भारतीय जनता से वसूले गए। और इसने भी भारतीयों को बहुत हद तक सोचने को मजबूर किया कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। इसकी जो आर्थिक नीतियां थी इसने कोड में खाज का काम कर दिया। इस व्यक्ति ने लंका शहर के उद्योगपतियों के कर
जो इंडस्ट्रीज थी उनको संतुष्ट करने के लिए विदेशी सूती कपड़े पर लगने वाला इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर हटा दिया। तो इंग्लैंड का जो कपड़ा था वो भारतीय कुटीर उद्योग, हस्तकरघा उद्योग का जो सूती रेशमी जो वस्त्र था उसकी तुलना में सस्ता हो गया। स्वाभाविक है इससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को काफी ज्यादा मार पड़ी और इसीलिए सर विलियम वेडरबर्न ने ब्लंट को कहा भी था इसी इसी चीज के बारे में कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में तमाम स्थितियां विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। क्लियर? अफगानिस्तान युद्ध, इसके पश्चात देखिएगा, इसके पश्चात इसकी नीति है इसकी शोषणकारी लॉर्ड लिटन की शोषणकारी आर्थिक नीतियां। इस व्यक्ति ने क्या किया? लॉर्ड लिटन ने लंका शायर में उत्पादित वस्त्र पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात कर घटाकर उसे भारतीय वस्त्रों की तुलना में सस्ता कर दिया। उसे भारतीय वस्त्रों की तुलना में सस्ता कर दिया। तो परिणाम क्या निकला इस बात का? भारतीय वस्त्र उद्योग पूरी तौर पर विनाश की। कहते हैं कि पूरी जीडीपी में 24% तक योगदान था उस जमाने में पूरी दुनिया की जीडीपी में अकेली इंडियन कॉटन इंडस्ट्री का। और इस जो असंतोष पनपा उस पर प्रकाश डालते हुए सर विलियम वेडरबर्न ने ब्लंट को कहा था कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में स्थितियां विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में स्थितियां विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। ये है लॉर्ड विलियम वेडरबर्न का कथन। आप इसको विलियम वेडरबर्न भी कह सकते हैं। इसी प्रकार का आप एक अधिनियम और लेकर आए जिसको कहते हैं शस्त्र अधिनियम 1878 को। और आपने साफ कहा कि भारतीयों को अब अधिकार हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखना पड़ेगा। अंग्रेजों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं था। तो कुल मिलाकर आप भारतीयों को शस्त्र विहीन करना चाहते थे। और उसी पुंगी को फिर आगे जाकर वो तथाकथित जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं उन्होंने अहिंसा का जामा पहना दिया। तो कुल मिलाकर आप प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, आपको मजबूर होना पड़ेगा हिंसा को सहन करने के लिए। तो जो अगली नीति थी वो थी शस्त्र अधिनियम। किसका? लॉर्ड लिटन का। ये था 1878 का मामला, 1878 का शस्त्र अधिनियम। और इसके तहत क्या हुआ ये मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। भारतीयों को शस्त्र रखने हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया। लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया।
उद्देश्य क्या था? प्रत्येक भारतीय के पास हथियार ना हो ताकि वो प्रतिकार ना कर सके, आंदोलन चले तो वो अहिंसक हो, शस्त्र विहीन हो। तो ये नहीं कहा कि आप शस्त्र नहीं रखोगे, ये कहा कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, और हम आपको परमिशन देंगे नहीं। इसी प्रकार का लॉर्ड लिटन की एक और नीति है, इसको कहा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये असल में गैगिंग एक्ट था। भारतीय भाषाओं के, स्थानीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनका गला घोंटने का ये अधिनियम था। 14 मार्च 1878 को जो जो अधिनियम था 1878 की, उसकी नवी धारा के तहत ये नियम पारित किया गया। यह अलग बात है, इसको लॉर्ड रिपन ने फिर इसको अंत कर दिया था 19 जनवरी 1882 को। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, पहले तो आप इसे बहुत बेहतर से समझ लीजिएगा। ये लागू हुआ लॉर्ड लिटन के द्वारा 14 मार्च 1878 को। लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या लागू हुआ? ये भारतीय भाषाओं से संबंधित कानून था, और ये 1878 अधिनियम की नवी धारा के तहत यह कानून लागू किया गया था। इस बात को आप लोग समझिएगा। इस नियम को के जो नाम थे आप उसी से आइडिया लगा लीजिएगा। इसे गैगिंग एक्ट कहा गया है, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कहा गया है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसको कहा गया है। तो इस अधिनियम के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसे गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, एवं देशी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम भी इस कानून को कहा गया है। असल में ये भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को पूर्णतया प्रतिबंधित करने वाला प्रथम प्रथम कानून था, समाचार पत्र कानून था। क्योंकि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे वो ब्रिटिश नीतियों के फेवर वाले अधिनियम नहीं थे। तो जो राष्ट्रवादी अप्रोच वाले समाचार पत्र थे, जो कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों को बिल्कुल उनका नंगा सच सामने रख दिया करते थे भारतीय जनता के सामने, उनको ये रोकने वाला अधिनियम था। ये नियम असल में एक समाचार पत्रिका थी, सोम प्रकाश राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, उसको लक्षित करके लाया गया था। इसका उद्देश्य ये तो था ही सही, इसके अलावा मैं लिख देता हूं राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्षित करने वाला यह समाचार पत्र था। आप इस बात को लगा लीजिएगा, एक नोट लगा देता हूं मैं आपको, बहुत सही लगेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। असल में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, भारतीय स्थानीय भाषाओं
के समाचार पत्रों को पूर्णतया प्रतिबंधित करने वाला यह जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की नवी धारा के तहत 14 मार्च 1878 को लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया, यह प्रथम प्रेस एक्ट था। एंड इट वाज, ये कब लागू हुआ याद रखना, 14 मार्च 1878 को। से कब तक चला, 1882 तक। असल में इसे लागू किया किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसका अंत किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन, जो अगला गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा। अब आप देखिएगा कि इस अधिनियम का सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ। एक समाचार पत्रिका थी मोतीलाल घोष के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने इस 1878 की नवी धारा के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की धाराओं से बचने के लिए अपनी भाषा अंग्रेजी कर ली थी, अमृत बाजार पत्रिका। और जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया तो लॉर्ड लिटन की जो सपरिषद गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद में एकमात्र जो भारतीय सदस्य थे, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर, उन्होंने इसका समर्थन किया था। इसके अलावा पायनियर नामक समाचार पत्र ने भी इसका समर्थन किया था। तो आप देखिएगा इस एक्ट के समर्थक कौन कौन थे। सपोर्टर थे पायोनियर नामक समाचार पत्र, क्लियर। और जो दूसरे जो समर्थक थे वो थे जितेंद्र मोहन। ये जो केंद्रीय विधान परिषद जो था, सपरिषद गवर्नर जनरल जो कहते हैं, उसमें एकमात्र भारतीय सदस्य थे लॉर्ड लिटन की सपरिषद गवर्नर जनरल में, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर। महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर। जितेंद्र मोहन टैगोर कौन है, सपरिषद गवर्नर जनरल के एकमात्र भारतीय सदस्य, क्लियर है। और आप देखिएगा इन लोगों ने सपोर्ट किया 1878 के इस समाचार पत्र को, मतलब इस समाचार अधिनियम को। तो फिर आप कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हो कि जी ये अधिनियम मतलब भारतीय विदेशी ही भारतीयों के शोषण करते हैं। हम भी तो उतना ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे इन सब लोगों को। परिणाम क्या निकला, अमृत बाजार पत्रिका असल में 1868 से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। कहां से, कलकत्ता से। इसके संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष। फिर इसकी भाषा, ये 2 भाषाओं में प्रकाशित था, अंग्रेजी एवं बांग्ला। तो इस समाचार पत्र ने अपने बांग्ला भाषाई संस्करण को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये समाचार जो अधिनियम, जो समाचार पत्र प्रेस एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये सिर्फ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर ही लागू था। तो आप चालाकी देखिएगा मोतीलाल घोष का। पत्रिका ने
अपने बांग्ला संस्करण की भाषा को अंग्रेजी कर दिया था। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ चुकी है। और इस कानून को रद्द जो किया गया वो किया गया 1882 में 19 जनवरी को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, जिसका शासनकाल था 1880 से लेकर 1884, 1880 to 84। ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि क्यों ना भारतीयों के बेहद आक्रोश का सामना करना पड़ा होगा ब्रितानी हुकूमत को। इसी प्रकार से एक और विवाद हमारे सामने आता है, इल्बर्ट बिल विवाद। हालांकि उसका संबंध लॉर्ड लिटन के साथ नहीं है। क्लियर? तो लॉर्ड लिटन की ये तमाम नीतियां थी जिन्होंने भारतीय असंतोष को तीव्रता प्रदान करी। वो झुलसने लगे अपमान में, शोषणकारी नीतियों के अपमान में। तो एक अन्य घटना जिसने भारतीय राष्ट्रवादी चिंतकों को नए सिरे से पुनः सोचने को या चिंतन करने को विवश कर दिया, यह था इल्बर्ट बिल विवाद। इस विवाद ने सबसे ज्यादा विवश किया इसने भारतीयों को चिंतन करने के लिए। मैंने कहा कि लॉर्ड लिटन के बाद जो गवर्नर जनरल आ चुका था वो था लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक। 1883 में इसने ये बिल लेकर आया। इसको भारतीयों का उद्धारक गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसका जो विजन था वो थोड़ा फ्रेंडली था, इंडियन फ्रेंडली ज्यादा था। एक जो होता ना रिफॉर्मर, इस बेचारे ने क्या किया कि अभी तक जो ज्यूरी हुआ करती थी हाई कोर्ट्स में, उनमें से ब्रिटिशर्स को ही रिजर्वेशन था एक तरह से कि किसी भी अपराध के मुकदमों को, स्पेशली यूरोपियन अपराधियों के मुकदमों को सिर्फ यूरोपियन न्यायाधीश ही सुनेंगे। लेकिन इल्बर्ट बिल के द्वारा लॉर्ड रिपन ने व्यवस्था कर दी कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे को सुन सकते हैं। तो अब यूरोपियों को, व्हाइट मैन को लगा कि अब पॉसिबल नहीं व्हाइट मैन को कि अब हमें सपोर्ट किया जाएगा। खुन्नस निकालेंगे जो इंडियन ज्यूरी होंगी, स्पेशली इफ दे आर पैट्रियोटिक और नेशनलिस्ट, तो वो तो खुन्नस निकालेंगे। अतः अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल के विरोध में संगठित होकर एक विद्रोह चलाया। यहां तक प्लानिंग कर ली गई कि इसके हाथ पैर बांधकर किसी स्टीमर में डालने की प्लानिंग थी और लंदन भेजने की प्लानिंग थी लॉर्ड रिपन को। इसको श्वेत विद्रोह भी कहा गया है, जो गोरों का विद्रोह हुआ इल्बर्ट बिल के विरोध में। ऐसा माना जाता है कि इस घटना ने सबसे अधिक भारतीय जनमानस को झकझोरा कि जब मुट्ठी भर अंग्रेज संगठित होकर, मुट्ठी भर 15, 20, 50, 100 संगठित होकर जब अपनी बात मनवा सकते हैं, तो हम लाखों की संख्या में से यदि कुछ हजार भी संगठित होकर निकलते तो फिर हम अपनी बात को क्यों नहीं मनवा सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल जो है ये लागू हुआ था 1883 में। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसका शासनकाल है 1880 से लेकर 84, जिसको भारतीयों का उद्धारक गवर्नर जनरल भी कहा गया है। इस बिल का उद्देश्य क्या था? असल में लॉर्ड रिपन की सपरिषद गवर्नर जनरल के विधि सदस्य लॉ मेंबर, जो कि कानून के मामले में इनको एडवाइज करेंगे गवर्नर जनरल को, सीपी इल्बर्ट,
कि विधि सदस्य सीपी इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उसके सुझाव पर इन्होंने इल्बर्ट बिल जारी किया, जिसका उद्देश्य क्या था? इस इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को दिया जाना। अब आप समझ सकते हैं कि क्या ये बात लागू होगी, कि क्या इस बात के फेवर में, मतलब इस बात को मानेंगे जो ब्रिटिशर्स होंगे? तो उन्होंने एक व्हाइट रिबिलियन या श्वेत विद्रोह आरंभ किया इस इल्बर्ट बिल के विरोध में। श्वेत विद्रोह कुछ भी नहीं है, अंग्रेजों का संगठित विद्रोह। इसके आगे सरकार झुकी, लॉर्ड रिपन झुका, और फिर उसने इस कानून को रद्द नहीं किया, लेकिन व्यवस्था में इतना परिवर्तन कर दिया कि ज्यूरी में यूरोपियों को भी सम्मिलित किया गया और उनका बहुमत बना दिया गया। तो पक्की बात है कि जब भारतीयों की संख्या कम होगी तो जो व्हाइट जो ज्यूरी होगी अपनी बात को मेजोरिटी से मनवा लेगी। अब इस श्वेत विद्रोह पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बतला दूं। जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो उसने एक व्यवस्था बनाई थी। उससे पहले यह था कि जब भी बंगाल की सीमा से बाहर यूरोपीय सैनिक जाएंगे तो उन्हें भत्ते दिए जाएंगे, और इन भत्तों को बंगाल से बाहर सैनिक सेवा करने पर दिया जाएगा। लेकिन बाद में इसको शांति काल में भी यदि वो बंगाल से बाहर नहीं जाते तब भी उनको एक तरह से मैंडेटरी कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसको अनावश्यक माना, अनावश्यक खर्चा माना, कि तुम्हारे वेतन के अलावा ये भत्ता से बंगाल के बाहर सेवा करने पे दिया जाना था। तो अंग्रेज इतने ज्यादा संगठित हो गए थे रॉबर्ट क्लाइव की दूसरी गवर्नरी के काल में, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, नॉट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की दूसरी गवर्नरी के काल में तब भी जो विद्रोह हुआ उसको श्वेत विद्रोह कहा गया है। और इसी प्रकार से 1927 में भारतीयों को उत्तरदायी शासन दिया जाए या नहीं दिया जाए, अकॉर्डिंग टू 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, फर्स्ट एक्ट, इसके लिए जो मिस्टर साइमन की अध्यक्षता में जो गोरे लोगों की जो एक आयोग कमीशन बिठाया था उसको श्वेत आयोग कहा गया है। तो श्वेत विद्रोह के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट नोट यहां बतला दूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल के सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में भी, याद रखना, श्वेत विद्रोह हुआ था। दूसरा, साइमन कमीशन को श्वेत आयोग, व्हाइट कमीशन, साइमन कमीशन को श्वेत आयोग बोला गया है। ये दो चीजें हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं, देख लीजिएगा। और इस श्वेत विद्रोह
के आगे झुकते हुए 1884 में लॉर्ड रिपन ने संशोधन कर दिया था इस एल्बर्ट बिल में। क्लियर? तो लागू रहा 1883 से 1884 तक, यहां लागू हुआ और यहां पर संशोधन कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के ही द्वारा। और संशोधन करते हुए भारत, असल में ये संशोधन कुछ भी नहीं था, एक तरह से संख्या घट गई ज्यूरी के अंदर भारतीय न्यायाधीशों की, और पूरी तौर पर बहुमत फिर किसके पास चला गया, जो जो असल में यूरोपियन जो मजिस्ट्रेट थे। तो फिर पक्की बात है, अब जो मुकदमे दिए जाएंगे, जो मुकदमों के जो निर्णय दिए जाएंगे, वो ब्रिटिशर्स यूरोपियंस के फेवर में होंगे। सर हेनरी वॉटन ने तो लिखा भी है, सर हेनरी वॉटन ने, कि कलकत्ते के कुछ अंग्रेजों ने सरकारी जो भवन थे उनके गार्ड्स को नियंत्रित करते हुए ये प्लानिंग कर ली थी कि लॉर्ड रिपन को बांधकर वापस इंग्लैंड भेज दिया जाए किसी स्टीमर के जरिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी काफी प्रोएक्टिव थे। उनका यह मानना था कि एल्बर्ट बिल ने भारतीयों की आंखों को खोल दिया फाइनली, कि यदि वो कर सकते हैं संगठित होकर, तो हम क्यों नहीं अपनी बातें मनवा सकते हैं। अभी सर हेनरी कॉटन के शब्दों में यदि मैं कहूं, इस विधेयक के विरोध में यूरोपीय आंदोलनों ने भारतीयों की राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की, उतना तो कोई भी विधेयक पारित होकर भी नहीं कर सकता था। क्लियर है? बहुत अच्छी बात कही है सर हेनरी वॉटन ने। हेनरी कॉटन मत कर दीजिएगा, याद रखना। नहीं यार, हेनरी कॉटन ही है, नॉट वॉटन। सर हेनरी कॉटन ने कहा है एल्बर्ट बिल के विरोध में यूरोपीय आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीयता की विचारधारा को, भारतीय राष्ट्रीयता की विचारधारा को जितनी एकता प्रदान करी, भारतीय राष्ट्रीयता की विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की, उतनी तो यह विधेयक पारित होकर भी नहीं कर सकता था। उतनी तो यह विधेयक पारित होकर भी नहीं कर सकता था। यह आंदोलन है सर हेनरी कॉटन। और आप सोचिएगा कितना महत्वपूर्ण ये कथन था। असल में इस आंदोलन ने, एल्बर्ट बिल के विरोध में जो श्वेत आंदोलन चला, भारतीयों को यह अनुभव करवा दिया। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने ये बात कही है कि यदि राजनीतिक प्रगति वांछनीय है तो केवल एक राष्ट्रीय सभा द्वारा ही संभव है। आपको संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि इस सभा का संबंध विभिन्न अलग अलग प्रांतों की स्वतंत्र राजनीति से नहीं था। यह देश की एक संगठित राजनीतिक विचारधारा जो ब्रिटिश विरोध में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो के लिए ये सभा बेहद आवश्यक थी। संभवतः इसी ने फिर इंडियन एसोसिएशन और बाद में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तरफ कदम आगे बढ़ाए थे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर इस बात को बहुत बेहतर समझ चुके हैं कि कुल मिलाकर भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन का पहला सबक
एल्बर्ट बिल के विरोध में जो श्वेत आंदोलन हुआ, जो श्वेत विद्रोह हुआ यूरोपियों का, उन एंग्लो इंडियन से सीखा। तो कुल मिलाकर इस सेशन का एंड करते हुए यदि मैं कहूं कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म ब्रिटिश सरकार की दो विरोधी दृष्टिकोण को लेकर हुआ है, एक तो विकासवादी और एक प्रतिक्रियावादी। विकासवादी कि ना चाहते हुए भी जो विकास और सुधारवादी कदम उठाए ब्रिटिशर्स ने, भले ही वो अपने स्वहितों की पूर्ति के लिए थे। लंकाशायर, मैनचेस्टर में जो कल कारखाने थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थे, जैसे रेल का विकास करना ताकि विद्रोह के टाइम पर फौजी जल्दी पहुंच सके, कच्चा माल लाया जा सके, अन्न पहुंचाया जा सके। या नहीं चाहते हुए भी 1857 की क्रांति के पश्चात उन्हें नहीं चाहते हुए भी कानून का डिसेंट्रलाइजेशन करना, लोकल बॉडीज को ऑटोनोमस बनाने की दिशा में धीरे धीरे कदम उठाना, ये विकासवादी कदम थे। इन्होंने भारतीयों को राजनीतिक तौर पर शैक्षिक वर्ग के रूप में लामबंद किया। और जो प्रतिक्रियावादी जो कदम थे अंग्रेजों के, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, शस्त्र विरोधी अधिनियम या युद्ध थोपना, गोद निषेध अधिनियम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो जो प्रतिक्रियावादी जो कदम थे ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने उनके विरोध में भी भारतीयों ने यह सोचने को मजबूर किया खुद को ही कि अब हमें संगठित, वैचारिक तौर पर संगठित होना पड़ेगा, अन्यथा हम इसी प्रकार से शोषण का मोहरा बनते रहेंगे ब्रिटिशर्स के हाथों। तो आर कोपलेनर ने जो कहा था वो गलत नहीं था कि भारतीय राष्ट्रवाद असल में हमारी ब्रिटिश राज की बौद्धिक संतान है और इसके पालक हम यूरोपीय हैं। उम्मीद करता हूं भारतीय राष्ट्रवाद का उदय के पीछे मूल निहितार्थ कारण कौन कौन से थे आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट सेशन लूंगा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में, वो होगा कि विचारधारा इस जर्मिनेशन के साथ साथ कौन कौन सी राजनीतिक, भारतीयों की राजनीतिक, संगठित राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आई। फाइनल जो संस्था थी वो थी 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एलन ऑक्टेन ह्यूम के द्वारा जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, देखिए उस समय उसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरगिज नहीं था की स्थापना तक। उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा, काफ़ी उपयोगी रहा होगा आपके लिए। आपको जो भी आपका फीडबैक आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन तक के लिए हैव अ गुड डे।